Hello everyone and welcome back to Mindspine Tutorials. So our today's topic is ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया था लेक्चर 2 से मेटाबॉलिज्म चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने ग्लाइकोजेनेसिस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ऐसा कन्वर्जन जिसमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में रहती है, जिसकी जरूरत अभी फिलहाल बॉडी को नहीं होती, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करके स्टोर कर लेती है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जैसा कि नाम खुद बता रहा है कि किसी चीज का बनना, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का बनना, फॉर्मेशन होना। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। और वो भी कैसे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। तो वो हो गई फर्स्ट प्रोसेस। अब आज जो हम प्रोसेस देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मीनिंग होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन, किसी चीज का टूटना। तो जब ग्लाइकोजन टूटेगी तो फिर वापस से वो क्या बनाएगी? ग्लूकोज बनाएगी। और ऐसी सिचुएशन कब आएगी? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होने लगे या किसी की डाइट में प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उसकी बॉडी को उस वक्त ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। तभी ऐसा टाइम आएगा जब बॉडी ने एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा था, उस ग्लाइकोजन को बॉडी ब्रेक डाउन करती है और उसमें से फिर से ग्लूकोज बना लेती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस आपने ग्लाइकोजेनेसिस में पढ़ी थी, उसी की रिवर्स प्रोसेस हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस के अंदर पढ़ते हैं। So when the need of glucose arises, it happens particularly when diet is deficient in carbohydrates. The stored glycogen is converted into glucose. This process is called glycogenolysis and it involves the reactions just reverse to what has been described above. ग्लाइकोजन जो रहता है इन दी प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और फॉस्फोराइलेज ए की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ये पहली स्टेप होती है। अच्छा, मैं एक टेबल आपको चार्ट शो करती जाती हूँ, उसके साथ साथ हम लोग समझते जाएंगे। सो यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन दी लिवर सेल्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ग्लाइकोजन हर सेल में स्टोर हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिन जगहों पर चीफली स्टोर होता है इज लिवर एंड मसल्स। इन दो जगहों के अलावा वो कहीं पर भी अच्छे से स्टोर नहीं हो पाता। तो ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस है, जाहिर सी बात है वो लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में ही हो सकती है। तो अभी मैं लिवर सेल का डायग्राम शो कर रही हूँ। तो पहले भी बताया था, लिवर सेल को हमेशा इस तरह से डायग्राम बना के शो किया जाता है। इसका मतलब ही होता है लिवर सेल के अंदर हम लोग प्रोसेस को समझ रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले जो ग्लाइकोजन है उसको आपको बदलना है ग्लूकोज के अंदर। ये आपकी मेन स्टेप है। अब ग्लाइकोजन जो रहता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में, ये जो H3PO4 है वैसे ये फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन इसको आप समझ सकते हो कि इसी में से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहीं ना कहीं इस ग्लाइकोजन को मिलता है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस के अंदर और फॉस्फोराइलेज ए की प्रेजेंस में, यहाँ पर ए नहीं लिखा है लेकिन आपको याद रखना है, फॉस्फोराइलेज ए की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है फॉस्फोराइलेज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में, और फॉस्फोराइलेज ए की प्रेजेंस याद रखना है। और जब ये वाला कन्वर्जन हो रहा होता है तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो फर्स्ट कन्वर्जन आप पढ़ रहे हो इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉस्फोराइलेज जो यहाँ पर पाया जाएगा इन दी सेल जो रहता है वो दो तरह का होता है। मैंने यहाँ पर फॉस्फोराइलेज ए की बात की, लेकिन दो तरह के फॉस्फोराइलेज होते हैं, फॉस्फोराइलेज बी एंड फॉस्फोराइलेज ए। दो तरह के फॉस्फोराइलेज होते हैं, जिसमें से जो फॉस्फोराइलेज बी रहता है वो इनएक्टिव होता है। याद रखना, फॉस्फोराइलेज बी कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, यानी वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। और जो फॉस्फोराइलेज ए होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। तो फॉस्फोराइलेज बी को फॉस्फोराइलेज ए के अंदर चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस करवानी है तो आपको याद रखना है कि फॉस्फोराइलेज बी को फॉस्फोराइलेज ए में बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बी वाला जो रहता है वो इनएक्टिव होता है फॉस्फोराइलेज का, और ए वाला जो होता है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ पर भी आप जो यूज कर रहे हो वो कौन सा होगा? वो फॉस्फोराइलेज ए होगा। आप ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कौन सा यूज कर रहे हो? फॉस्फोराइलेज ए वाला यूज कर रहे हैं। बार बार मैं उस चीज को याद करवा रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आता है ये। उसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, मैं यहाँ से बताती जाती हूँ। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। वो भी किसकी प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कैसे बदलता है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर बदलता है हाइड्रोलाइज होकर, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो वो ग्लूकोज में बदलेगा। लेकिन इसको अगर हाइड्रोलाइज करना है तो आपको फॉस्फोरिक एसिड की यानी H3PO4 की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं फॉस्फेटेज। और ये जो एंजाइम फॉस्फेटेज है ये सिर्फ और सिर्फ लिवर में ही पाया जाता है, तब जाके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये जो प्रोसेसेस आपने यहाँ पर देखिए सारी सेम प्रोसेसेस, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन दो जगहों पर मेनली स्टोर होता है, एक
लिवर सेल्स में और दूसरा मसल सेल्स में। ये लिवर सेल्स का एग्जांपल चल रहा था। और जैसे मैंने यहाँ बताया, जो फॉस्फेटेज वाला एंजाइम होता है, लिवर फॉस्फेटेज वाला एंजाइम, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? ये सिर्फ लिवर में पाया जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मसल्स के अंदर पूरी प्रोसेस सेम होती है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का बनना वो भी होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना ये भी होगा। लेकिन मसल्स के पास फॉस्फेटेज नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ किसके पास होता है? लिवर के पास होता है। इसी वजह से मसल्स जो रहती हैं वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज के अंदर चेंज नहीं कर पाती है। और जो ये प्रोसेस होती है, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में बदलना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है पूरी बॉडी में? सिर्फ लिवर के वहां हो सकता है। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट? द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लूकोज एंड फॉस्फोरिक एसिड बाय द एंजाइम फॉस्फेटेज प्रेजेंट इन द लिवर. The same reactions occur in muscle glycogen as well, but the reactions stop at glucose 6 phosphate because phosphatase is not present in the muscles. It means the conversion of glycogen into glucose can only occur in the liver. तो इस तरह की प्रोसेस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो की गई है, उसके बाद ग्लूकोज प्लस कैरियर जो एक साथ में जा रहा है, एटीपी से एडीपी प्लस पीआई का बनना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का बनना, और फिर ये ग्लूकोज यहाँ पर ब्लड तक आ जाता है। इस तरीके से एक नॉर्मल सी प्रोसेस हो गई। लेकिन अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है या ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, जब ग्लाइकोजन को पहली बार तोड़ा जाता है तो इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का भी साथ में रोल प्ले होता है। हार्मोन्स के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। तो जो फॉस्फोराइलेज होता है वो इनिशिएट करता है ब्रेकडाउन को, यानी शुरुआत जो होगी ग्लाइकोजन की टूटने की, उसको शुरू कौन करेगा? फॉस्फोराइलेज करेगा। और वो भी किस हार्मोन की मदद से? एपिनेफ्रिन की मदद से करता है। और ये सारी चीजें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में होती है, जो कि क्लासिक एग्जांपल सेट करती है हार्मोनल एक्शन का, जो कि किसके थ्रू होता है? साइक्लिक एएमपी के थ्रू होता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ लिखवाना है आपको। आप लिखेंगे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इज रेगुलेटेड बाय सेवरल हार्मोन्स. फॉस्फोराइलेज व्हिच इनिशिएट्स द ब्रेकडाउन इज एक्टिवेटेड बाय एपिनेफ्रिन in a sequence of reaction that provides a classic example of hormonal reaction या फिर hormonal action via cyclic AMP. तो एपिनेफ्रिन जो रहेगा वो किसको मतलब कहना चाहिए एक्टिवेट करता है, तो उसका ब्रेकडाउन जो होगा फॉस्फोराइलेज का और ये सारी प्रोसेस को एपिनेफ्रिन ही शुरू करता है। तो एपिनेफ्रिन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो रिएक्शन है इसको समराइज करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक फिगर शो करूंगी, उस फिगर से आपको ये बातें समझ में आने लगेगी। क्योंकि अभी मैंने शुरू में आपको बताया था फॉस्फोराइलेज बी जो रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और फॉस्फोराइलेज ए जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। तो उसको एक्टिवेट भी तो करवाना है। वो एक्टिवेट कैसे होता है? उसी के अंदर एपिनेफ्रिन का रोल प्ले होता है। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। जो चीज मैंने वहां पे एकदम शॉर्ट में पहले बताई थी उसी चीज को हम डिटेल में समझ रहे हैं कि फॉस्फोराइलेज बी को एक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी फॉस्फोराइलेज ए अगर हमें बनाना है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे बनाना है अब हम उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोटीन काइनेज होता है वो एक्टिवेट होता है बाय साइक्लिक एएमपी और फिर वो कैटेलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप टू फॉस्फोराइलेज काइनेज, कन्वर्टिंग इट टू अ एक्टिव फॉर्म। ये प्रोसेस रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायग्राम आपको मैं शो कर रही हूँ ये कास्केड मैकेनिज्म है या फिर कास्केड सीक्वेंस है ऑफ रिएक्शन बाय विच एपिनेफ्रिन एक्टिवेट्स फॉस्फोराइलेज। ग्लूकागॉन जो रहता है उसका सिमिलर एक्शन होता है लिवर में बट नॉट इन स्केलेटल मसल्स। ये सारी बातें इसके फिगर के चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एपिनेफ्रिन जो रहता है वो क्या करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज की प्रेजेंस में एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदल देता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये जो साइक्लिक एएमपी रहता है अगर मैं इसको देखूंगी तो साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करवा देगा। तो साइक्लिक एएमपी क्या कर रहा है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है। चाहे तो आप इस एरो के वहां लिख सकते हैं साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज। इतनी बात यहाँ क्लियर हो गई। उसके बाद क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, जैसे ही ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा साइक्लिक एएमपी की मदद से तो वो कैटेलाइज करेगा ट्रांसफर ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप टू फॉस्फोराइलेज काइनेज। तो फॉस्फेट ग्रुप कैसे मिलेगा इस इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज को, ये देखिए एटीपी इस पे जोड़ दिया तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास यानी कि इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज बी जो था काइनेज का उसको एक एटीपी मिल गया। इतनी बात चीज हुई। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये चीज कंप्लीट होगी यानी कि ये ट्रांसफर होगा फॉस्फेट ग्रुप का फॉस्फोराइलेज काइनेज के पास तो वो चेंज हो जाएगा एक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेज काइनेज के अंदर। और जब वो एक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेज काइनेज बन जाएगा तो अब वो एक्टिव स्टेज में आ गया। तो उसके पास अब एक और चीज हो सकती है कि फॉस्फोराइलेज काइनेज जो होगा इसके बदले अपने आप को टर्न कर लेगा या कैटेलाइज करवाएगा फॉस्फोराइलेशन को, यानी कि अब इसके अंदर एक्टिवेटेड वाले में भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो एक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेज
काइनेज के अंदर ये जो चीज है यहाँ पर प्लस करते हुए दिखाया गया है एटीपी को। जहां जब प्लस एटीपी हो रहा है इसका मतलब ये होता है कि हम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, यानी फॉस्फोरस को उस पर अटैच करवा रहे हैं। ये स्टेज जैसी होती है उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद कंसिक्वेंट एक्टिवेशन देखने को मिलेगा फॉस्फोराइलेज बी का, यानी कि डी फॉस्फोराइलेज जो रहता है वो बनने का कहीं ना कहीं, और एक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेज यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए अभी सब यहाँ पर बी और बी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आके हम बना रहे हैं फॉस्फोराइलेज ए। तो इस तरह से बनता है फॉस्फोराइलेज ए, जिसकी प्रोसेस आपने यहाँ पर देखी। तो हार्मोन कौन सा यूज करा हमने, एपिनेफ्रिन यूज करा। अब ये जो एक्टिवेशन है प्रोटीन काइनेज का बाय साइक्लिक एएमपी, या शुरुआत में हमने प्रोटीन काइनेज का कैसे एक्टिवेशन करवाया था, इस साइक्लिक एएमपी के थ्रू करवाया था। तो ये सिर्फ ये नहीं काम करेगा कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करेगा, बल्कि एक काम और करता है, ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी करवाता है। यहाँ तो अभी हालांकि फिलहाल हम ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो देखिए ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में पहली स्टेप जो आपने सबसे पहली स्टेप पढ़ी थी, अभी जो मैं आपको जो टेबल इससे जस्ट पहले बता रही थी, टेबल नहीं सॉरी चार्ट बता रही थी, तो उसमें यही था कि ग्लाइकोजन को सबसे पहले हम किस में बदलते हैं, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फॉस्फोराइलेज ए की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि जो एक्टिवेशन हो रहा है ये प्रोटीन काइनेज का साइक्लिक एएमपी के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं करवाता, बल्कि ये ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस है, यानी कि बार बार ग्लाइकोजन का बनना, उसको भी रोकता है। आई एम सॉरी अगर मैंने प्रीवियस अभी जो बात कही थी, अगर बेध्यानी में मैंने आपको ये कह दिया है कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवाता, तो आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। आपको ये बात को ध्यान रखना है कि साइक्लिक एएमपी जो रहेगा वो प्रोटीन काइनेज को बनाता है। तो वो क्यों बना रहा है, क्योंकि हमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना है, ग्लाइकोजन को तोड़ना है, सबसे पहले तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ना है। तो साइक्लिक एएमपी से प्रोटीन काइनेज का बनना हमारे लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है, पहली चीज तो ये, और दूसरा बार बार ग्लाइकोजन के बनने को भी रोकता है, क्योंकि अभी बॉडी को चाहिए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अगर चाहिए तो बेमतलब वहां पर बॉडी के अंदर फालतू की स्टेजेस ना फॉलो और ग्लाइकोजन ना बने, तो उसका काम भी यही करता है साइक्लिक एएमपी। आपको ये समझना है यहाँ पर। सो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज बाय साइक्लिक एएमपी नॉट ओनली इंक्रीज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन बट ऑल्सो इनहिबिट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज होता है वो एक्टिव रहता है, और वो भी किसमें, उसके डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में वो एक्टिव होता है। और इनएक्टिव कब होता है, जब वो अपने फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है। सो अगर वो फॉस्फोराइलेटेड है अलॉन्ग विथ फॉस्फोराइलेज काइनेज, तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। कोई पूछ ले आपसे कि प्रोटीन काइनेज कैसे एक्टिवेट होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। साइक्लिक एएमपी के थ्रू तो होता ही है, लेकिन जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है, तो मैं उसको तो नोट करूंगी। सो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि आप लिखेंगे ग्लाइकोजन सिंथेटेज इज एक्टिव इन इट्स डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म एंड इनएक्टिव इन इट्स फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, एंड इट इज फॉस्फोराइलेटेड अलोंग विथ फॉस्फोराइलेज काइनेज व्हेन प्रोटीन काइनेज इज एक्टिवेटेड। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस ग्लाइकोजेनोलाइसिस की जो थी कंप्लीट हो जाती है। सो अगर आप चाहो तो मैं एक बार पूरा अच्छे से स्टेटमेंट लेती जाती हूँ और डिक्टेट करूंगी, आप लिखिए। When in need of glucosylasis, it happens particularly when diet is deficient in carbohydrates. The stored glycogen is converted into glucose. The process is called glycogenolysis, and it involves the reaction just referred to what has been described in glycogenesis. Glycogen in the presence of inorganic phosphate and phosphorylase A is converted into glucose 1 phosphate. Energy is not required in this conversion. Phosphorylase is found in the cell and exists in two forms, that is B and A. Glycogen B is inactive and glycogen A is active. Before glycogenolysis, it is necessary to convert phosphorylase B into phosphorylase A. फिर उसके बाद लिखना, this in turn is converted into glucose 6 phosphate by phosphoglucomutase. The glucose 6 phosphate is hydrolyzed to glucose and phosphoric acid by the enzyme phosphatase present in the liver. The same reactions occur in muscles glycogen as well, but the reactions stop at glucose 6 phosphate because phosphatase is not present in the muscles. It means the conversion of glycogen into glucose can only occur in the liver. Then glycogen breakdown is regulated by several hormones. Phosphorylase, which initiates the breakdown, is activated by epinephrine in a sequence of reaction that provides a classic example of hormonal action via cyclic AMP. These reactions are summarized in the figure जो कि आपने अभी बनाया, वो आप फिगर लिखेंगे। Protein kinase is activated by cyclic AMP and catalyzes the transfer of phosphate group to phosphorylase kinase, converting it to a active form. Phosphorylase kinase
in turn catalyzes the phosphorylation and consequent activation of phosphorylase B or dephosphorylase, and activated phosphorylase is called phosphorylase A or phosphorylase. Activation of protein kinase by cyclic AMP not only increase glycogen breakdown but also inhibits glycogen synthesis. सिंथेटेस, फिर उसके बाद आप आगे लिखेंगे सिंथेसिस, उसके बाद लिखेंगे ग्लाइकोजन सिंथेटेस इज एक्टिव इन इट्स डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म एंड इनएक्टिव व्हेन फॉस्फोराइलेटेड, एंड इट इज फॉस्फोराइलेटेड अलोंग विद फॉस्फोराइलेज काइनेस व्हेन प्रोटीन काइनेस इज एक्टिवेटेड। ये बातें हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। अब जैसे कि हमने सबसे पहली प्रोसेस पढ़ी ग्लाइकोजेनेसिस, फिर हमने पढ़ी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, अब एक प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करा था तो शुरू में मैंने बताया था कि बॉडी में 70%, अगर आपको लिखा हुआ यहाँ पर दिखा सकती हूँ तो मैं दिखा देती हूँ, या फिर इधर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, हम लोग काम करते हैं, कहाँ से दिखाए, इधर दिखाए तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। 60% प्रोटीन और एक और क्या था यहाँ पर 10% फैट, ये दोनों चीजें जो होती है ये भी बॉडी किस में बदल देती है, ग्लूकोज में बदल देती है। 60% प्रोटीन और 10% फैट। तो होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से तो ग्लूकोज बनता ही है, लेकिन अगर दूसरे फूड स्टफ्स जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, इन सब चीजों से यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे फूड स्टफ से अगर हम ग्लूकोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आप लिखेंगे यहाँ पर glucose is not only the end product of carbohydrate digestion, but it can also be synthesized from other foodstuffs. The synthesis of glucose from other foodstuffs other than carbohydrates such as amino acids derived from proteins and glycerols and keto acids derived from fats is called gluconeogenesis. जब डाइट जो होगी अगर वो डेफिशिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि आप प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में नहीं ले रहे हैं और बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, तो फिर बॉडी क्या करेगी, तो वो यही करेगी कि प्रोटीन्स और फैट्स को कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज के अंदर और फिर अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। सो जो दोनों ही चीजें यानी कि डाइटरी और बॉडी प्रोटीन्स जो होते हैं और जो फैट्स होते हैं उन सभी चीजों को बॉडी किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बहुत नॉर्मल सा नाम है, बहुत बार टर्मिनोलॉजी इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो बच्चे समझते कि तो टर्मिनोलॉजी इतनी बड़ी है तो कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें और वो उसका आंसर नहीं दे पाते या अटेम्प्ट नहीं करते। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, कन्वर्जन ऑफ फूड स्टफ लाइक प्रोटीन्स, फैट्स other than carbs, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, into glucose is known as gluconeogenesis। जैसे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में होता है। ऊपर वाले में भी मैं थोड़ा सा नोट कर देती हूँ, इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने कहा कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, और इससे पहले वाली प्रोसेस यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस में हमने कहा था ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। अब हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है इसको समझते जाते हैं हम लोग कि जब जो बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहती है उसको नॉर्मली बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजन में चेंज करके रख लेती है। लेकिन जब बॉडी को बहुत सारे एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज मिल जाता है तो बॉडी कभी कभी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाती, और कॉन्सिक्वेंटली ये होता है कि जब बॉडी उसको स्टोर नहीं कर पा रही ग्लाइकोजन के फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, तो बॉडी यूरिन के अंदर उसको एलिमिनेट करने लगती है, यानी कि जो भी एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रहता है वो देखने को मिलता है यूरिन के अंदर, और इस चीज को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो प्रेजेंस एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज की यूरिन के अंदर, इसी को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। और ये जो यूरिन के अंदर ग्लूकोज का प्रोसेस रहता है, अगर आपको पता होगा डायबिटिक पेशेंट्स जो रहते हैं जिनको डायबिटीज हुई होती है, शुगर जिसको कहते हैं नॉर्मली हम लोग, तो उनकी यूरिन में भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। तो क्या फिर यहाँ क्वेश्चन उठता है, तो क्या ग्लाइकोसूरिया सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है? तो इसका आंसर है नहीं। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी इंसान की एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूरिन में देखने को मिल रहा है तो उसको डायबिटीज़ ही हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई इंसान अगर ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर खा लेता है
तो उसकी बॉडी अनेबल रहती है कि वो उसको कन्वर्ट कर पाए ग्लाइकोजन के अंदर। बहुत फास्ट काम नहीं कर पाती किसी की बॉडी, तो वो ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाती, इसीलिए उसकी बॉडी में शुगर कंसंट्रेशन उसके ब्लड में एट दी मोमेंट जिस टाइम पे वो इंसान है उसको मेंटेन कर ले, उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के अंदर एलिमिनेट आउट कर देती है। तो ग्लाइकोस्यूरिया अगर किसी इंसान को हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको डायबिटीज हो गई है। सिर्फ एक्स्ट्रा, तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट नेसेसरी दैट समवन हैज डायबिटीज नाउ, सिर्फ एक्स्ट्रा उसकी हो सकता है उस दिन उसने शुगर बहुत ज्यादा खा ली, तो बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर प्रॉपर अमाउंट में शुगर कंसंट्रेशन को अगर मेंटेन करना है तो ऐसी सिचुएशन में जो बॉडी होगी उसको कोप अप करने के लिए क्या करती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन में या फिर यूरिन के थ्रू एलिमिनेट आउट करती है। ये आपको समझना है। So the presence of appreciable quantity of glucose in the urine is termed as glycosuria. It does not mean necessarily that the man has diabetes now. Sometimes it is due to the eating of large quantity of sugar, so much so that the body is unable to convert it into glycogen fast enough to maintain the sugar concentration in the blood at a normal value. और इन कंडीशंस में अगर यूरिन के अंदर अगर शुगर देखने को मिल रही है या फिर ग्लूकोज देखने को मिल रही है तो ऐसा कह सकते हो आप कि उसको कहते हैं एलिमेंट्री ग्लाइकोस्यूरिया, और ये सीरियस बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी हर नॉर्मल इंसान में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई शुगर बहुत ज्यादा खा ली किसी डे पर, तो बॉडी उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाई ग्लाइकोजन में। अब बॉडी को ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर तो रखनी नहीं है, तो वो उसको एलिमिनेट आउट करने के लिए क्या करती है, उसको यूरिन के थ्रू एलिमिनेट आउट कर देती है। ये आपको समझना है। तो यहाँ पर ये वाला जो ये ऊपर का पूरा केस मैंने आपको बताया, इसको आप एक नाम और दे सकते हो जिसको कहते हैं एलिमेंट्री ग्लाइकोस्यूरिया। नॉट सीरियस ऐसे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशन इफ शुगर appears in urine it is called elementary glycosuria and it is not serious। और जैसे ही एक्सेस शुगर एलिमिनेट होती है बॉडी से तो इंडिविजुअल वापस नॉर्मल हो जाता है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर डे पर उसको ये ग्लाइकोसूरिया वाला प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो एलिमिनेट हो गई एक्स्ट्रा शुगर तो वो नॉर्मल भी हो जाएगा। एक्स्ट्रा शुगर की बात है, बस जो भी एक्स्ट्रा शुगर होगी वो एलिमिनेट होना जरूरी है, और जैसे ही एक्स्ट्रा शुगर एलिमिनेट होगी तो इंसान नॉर्मल हो जाएगा, उसको बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जब अगर एक्स्ट्रा शुगर नॉर्मल हो गई तो एक बार। अब आगे क्या होता है, जो मोस्ट सिवियर ग्लाइकोस्यूरिया होता है यानी सीवियर केस यानी बिल्कुल खतरनाक वाला ग्लाइकोस्यूरिया जो होता है वो एसोसिएटेड होता है डायबिटीज मेलाइटस से। तो ग्लाइकोस्यूरिया एक होता है एलिमेंट्री ग्लाइकोस्यूरिया, लेकिन एक सीरियस वाला भी होता है, सीरियस ग्लाइकोस्यूरिया। अब ये जो सीरियस ग्लाइकोस्यूरिया है ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आई बात आपको, मेलाइटस, जिसको आप पैनक्रियाटिक डायबिटीज भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इट इज ड्यू टू दी एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया अगर किसी को हो जाता है, तो इस वजह से जो रीनल थ्रेशोल्ड है ग्लूकोज का वो भी एक्सीड हो जाता है। तो इसको इसीलिए आजकल जो नाम दिया जाता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, और कहा जाता है कि उस इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा होता है। तो पैनक्रियास से रिलेटेड है, और पैनक्रियास जब प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता तो उसकी बॉडी की एक्सेस शुगर। तो ये सारी स्टेप्स है जो कि चलती हुई आ रही है हमारे साथ साथ। हमने यहाँ पर समझ लिया ग्लाइकोसूरिया को, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया नॉर्मल होता है, सीरियस ग्लाइकोसूरिया में डायबिटीज मेलाइटस का प्रॉब्लम होता है, पैनक्रियाटिक डायबिटीज आप कह सकते हो। इसमें ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इस वजह से रीनल थ्रेशोल्ड जो होता है ग्लूकोज का वो भी बढ़ जाता है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि उस इंसान को लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन हो रहा है, लैक ऑफ इंसुलिन। किसी इंसान के अंदर इंसुलिन की कमी हो रही है, इंसुलिन गड़बड़ आ रही है उसकी, तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अब जो रीनल ग्लाइकोसूरिया होती है आई एम सॉरी, जो रीनल ग्लाइकोसूरिया होती है उसमें ब्लड शुगर लेवल जो रहता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज का जो रहता है वो सब नॉर्मल रहता है। तो एक ड्रग रहता है फ्लोरिजिन, अगर उसको इंजेक्ट कर दिया जाए एनिमल में, तो ये फ्लोरिजिन नाम का अगर इंजेक्शन किसी एनिमल को लगाया जाए तो उसकी यूरिन में शुगर दिखाई देने लगेगी। तो इन सब चीजों से क्या सामने आया आपके कि अगर और हाँ, इस कंडीशन को कहते हैं फ्लोरिजिन डायबिटीज। फिर एक तरह का इमोशनल ग्लाइकोसूरिया भी होता है। तो यहाँ पर मैंने ग्लाइकोसूरिया के कुछ और मोड्स भी लिख दिए हैं यहाँ पर। एक सीरियस ग्लाइकोसूरिया हो गया, दूसरा हो गया रीनल ग्लाइकोसूरिया, जिसमें क्या होता है ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल होता है लेकिन रीनल थ्रेशोल्ड जो होता है ग्लूकोज के लिए वो सब नॉर्मल हो जाता है। फ्लोरिजिन डायबिटीज क्या होता है, अगर ड्रग फ्लोरिजिन किसी एनिमल को इंजेक्ट की जा रही है तो उसकी यूरिन में शुगर अपेयर होने लगेगी, तो उसको कहते हैं फ्लोरिजिन डायबिटीज। एक होता है इमोशनल ग्लाइकोसूरिया, इसमें क्या होता है रैपिड ग्लाइकोजेनोलाइसिस,
रैपिड ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि बहुत तेजी से ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लूकोज का बनना, और वो भी कैसे, थ्रू एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लाइकोजन टूट टूट कर ग्लूकोज बनता है जब जरूरत ना भी हो। तो ऐसी कंडीशन को इमोशनल ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। ये समझ में आया? अब इन सारी बातों को पढ़कर हम सेफली कह सकते हैं कि डायबिटीज जो होती है वो एक डिजीज नहीं है, बस वो एक सिंपली डिजीज नहीं बल्कि वो एक ऐसी भी चीज है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बहुत बुरी तरह से इंटरफेयर करती है। साथ में वो जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है किसी इंसान का, उसको भी अपसेट कर देती है। अगर किसी इंसान में अर्ली स्टेजेस में डायबिटीज रिकॉग्नाइज हो जाती है तो उसको डाइट से वो कंट्रोल कर सकता है और आसानी से कर सकता है। ज्यादा शुगर नहीं लेना है उस इंसान को, और चावल थोड़े सा अवॉइड करने होते हैं, राइस बेसिकली उसको ज्यादा नहीं देना चाहिए। फिर उसको थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स दें तो वो भी नॉर्मल अमाउंट में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी खुद ग्लूकोज बना रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो डाइट फॉलो करना होती है। अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए डायबिटीज के बारे में तो बहुत कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है। वॉक पर जाए इंसान, एक्सरसाइज करे, ये सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ये सारी चीजें उस इंसान को ना दी जाए। फिर उसके बाद ऑल पर्पज फ्लोर के जितने भी आइटम्स होते हैं लाइक केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज और जो भी जंक फूड्स होते हैं बेसिकली वो सारी चीजें इंसान अवॉइड करे। फ्रूट्स वो खा सकता है क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होती है, लेकिन फ्रक्टोज भी कहीं ना कहीं ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है, मतलब शुगर का ही एक फॉर्म है। तो हाई अमाउंट में तो फ्रक्टोज भी नहीं खा सकता है लेकिन वो नॉर्मल अमाउंट में। और शुगर को उसको बहुत ज्यादा अवॉइड करना होता है। तो आपको पता ही होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स की डाइट किस तरह की होती है। तो ये सारी बातें हम लोग ग्लाइकोस्यूरिया में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में मैं आपको एक चार्ट शो करूंगी जिसमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल को पहले से भी पढ़ते आए हैं। 11th क्लास से आपको आ जाती है क्रेब्स साइकिल, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो हार्मोनल कंट्रोल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, वो रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।